केवूर के समानी गैरिबाल्टी देशभक्त, मूलतः यह कुशल सैनिक था। ये गैरिबाल्टी और कैटलबी ने लिखा है कि वह केवूर के महान मस्तिष्क को कार्य था जिसने मैजिनी की प्रेरणा को कूटनीतिक शक्ति के रूप में गतिमान बनाया और गैरिबाल्टी की तलवार का एक राष्ट्रीय शस्त्र का प्रयोग किया। केवूर अपनी कूटनीति से अपनी योजना को एक के बाद एक पूरी करता गया और ऑस्ट्रिया को चारों ओर से घेरता गया। ऑस्ट्रिया इस कूटनीतिक जाल में फंसे बिना नहीं रहा और इटली का एकीकरण रुक नहीं सका। वस्तुतः केवूर के बिना मैजिनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्टी का सैनिकवाद निरर्थक सिद्ध होता। केवूर ने अपनी कूटनीति में इन दोनों का उचित सामंजस्य स्थापित किया। उसके बाद केवूर की आंतरिक नीति क्या थी इटली के बारे में? केवूर की आंतरिक नीति इटली के संबंध में, केवूर ने इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली के आधार पर पिडमांट सार्डिनिया को भी पूर्णतः वैधानिक राज्य बनाने का प्रयास किया और उसने स्वशासित संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जिससे कि स्वतंत्र राजनीतिक जीवन का विकास हो सके। केवूर ने पिडमांट सार्डिनिया की कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दिया और 8 वर्षों में विधि संबंधी सुधारों को पूर्ण कर दिया। वह जानता था कि इटली के स्वाधीनता संग्राम में पिडमांट को इटली के अन्य राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी। इटली के अन्य राज्यों के शासकों के सहयोग प्राप्त करना कठिन था, इसलिए उसने इन राज्यों की प्रगतिशील विचारों के लोगों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने इटली के उन सभी संस्थाओं से निकट संपर्क स्थापित किया जो इटली की स्वतंत्रता के लिए उत्सुक थे। केवूर के प्रयत्नों से पिडमांट को मैजिनी जैसे गणतंत्रवादी और गैरिबाल्टी जैसे क्रांतिकारी और कार्बोनरी जैसी गुप्त संस्थाएं और युवा इटली जैसे अनुशासित संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। केवूर ने राज्य की आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से उद्योग, व्यापार और कृषि के विकास के लिए अथक प्रयास किया। उसने मुक्त व्यापार की नीति के आधार पर पड़ोसी राज्यों से व्यापारिक संधियां की जिससे जीवन की आवश्यक वस्तुएं सरलता से उपलब्ध हो सके। उसने कारखानों को सरकारी सहायता दी, रेल, सड़क, नहरों का विकास किया, नए बैंक स्थापित किए, सहकारी समितियां स्थापित की और कृषि के लिए ऋणों का प्रबंध किया। बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया गया और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वित्त विभाग में सुधार किए गए। कुछ नए कर लगा करके राज्य की आय में वृद्धि की गई। सेना के संगठन में सुधार किया, सीमावर्ती क्षेत्र में किलेबंदी की। शिक्षा की उन्नति के लिए उसने अनेक कदम उठाए गए और गिरजाघरों की भूमि पर कर लगाया। चर्च के प्रभाव उसके विशेषाधिकार को कम कर दिया। उसने कैथोलिक इटली की एकता के विरुद्ध थे, अतः वह उन्हें राज्य से निकाल दिया गया और चर्च के मठों को समाप्त कर दिया। केवूर की इस आंतरिक नीति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पिडमांट एक समृद्ध, सुदृढ़ और सशक्त राज्य बन गया और इटली के सभी लोग पिडमांट की प्रशंसा करने लगे। यद्यपि इसके आंतरिक सुधारों के आधार पर ही उसे प्रगतिशील और योग्य मंत्री होने का श्रेय प्राप्त हो जाता, किंतु इटली के एकीकरण संबंधी कार्य और उसकी विदेश नीति की सफलता के कारण उसके आंतरिक सुधारों की ओर प्राय ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद ये तो थी आंतरिक नीति उसकी, केवूर की। उसके बाद केवूर की विदेश नीति क्या रही? विदेशों के संबंध में केवूर की विदेश नीति के संबंध में उसने क्या किया कि इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्त होना और पिडमांट के शासन की अध्यक्षता में उसे संगठित करना और केवूर की विदेश नीति का मूल उद्देश्य था। केवूर मैजिनी तथा कुछ अन्य लोगों के इस विचार से सहमत नहीं था कि वह अकेला इटली बिना किसी बाह्य सहायता के ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर धकेल देगा। केवूर का निश्चित मत था कि किसी यूरोपीय महाशक्ति की सहायता के बिना ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होना संभव नहीं है, इसलिए वह कोई शक्तिशाली मित्र की खोज करना चाहता था। इसके साथ ही वह इटली के प्रश्न पर यूरोपीय राज्यों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। यद्यपि इस नीति को
कार्यान्वयन करना बहुत कठिन कार्य था, लेकिन कैवूर ने कठिनाई को बड़ी दृढ़ता के साथ सामना किया और लक्ष्य से वो पीछे नहीं हटा। सर्वप्रथम उसका प्रयास ये रहा कि इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप दिया जाए, ताकि यूरोपीय महाशक्तियों की सहानुभूति प्राप्त की जा सके और उसके साथ जो है उनसे मित्रता स्थापित की जा सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कैवूर ने विदेश नीति के क्षेत्र में जो है कुछ कार्य किए और कुछ कार्यों में जो है, जैसे क्रीमिया का युद्ध हुआ, क्रीमिया के युद्ध में जो है कैवूर का क्या विचार था, तो कैवूर इस बात को भलीभांति जानता था कि फ्रांस और इंग्लैंड ही इटली के एकीकरण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए उसने फ्रांस और इंग्लैंड के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इटली के देशभक्तों के लेख प्रकाशित करवाए और इससे दोनों देशों की इटली के प्रति सहानुभूति पैदा हो गई। दूसरा अवसर उस समय मिला जब ऑस्ट्रिया में इटली में स्थित लोम्बार्डी और वेनेशिया के निर्वासित क्रांतिकारियों की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। कैवूर ने इसका विरोध किया तो उसने संपत्ति को वापस दिलाने का प्रयास किया। यद्यपि उसने जो है प्रयत्नों में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड ने कैवूर के इस कार्य का समर्थन किया। इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करने का अवसर क्रीमिया युद्ध में भी प्रदान हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस 1854 में रूस के विरुद्ध टर्की के पक्ष में इस युद्ध में संलग्न थे। कैवूर यूरोप के राजनीतिक मंच पर इंग्लैंड और फ्रांस के मित्र के रूप में आना चाहता था। अतः बिना किसी शर्त के क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता के लिए 18,000 पिडमांट सैनिक वहां पर भेज दिया उसने। और उस समय इटली के उदारवादी ने कैवूर की इस नीति का विरोध किया, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसने निरंकुश टर्की की सहायता की थी, किंतु विक्टर एमोनल ने इस नीति का अनुमोदन किया। वस्तुतः क्रीमिया युद्ध में रूस के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लैंड को सहायता देना और कैवूर की महान कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शिता थी ये। युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय महाशक्तियों का पेरिस में सम्मेलन हुआ। कैवूर को भी इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि पिडमांट को आमंत्रित करने का ऑस्ट्रिया ने विरोध किया था, किंतु इंग्लैंड और फ्रांस ने उसके विरोध के बावजूद सार्डिनिया को सम्मेलन में आमंत्रित किया और सार्डिनिया की ओर से कैवूर ने सम्मेलन में भाग लिया। उसने सम्मेलन में इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का चित्र सबके सामने रखा। इसके लिए ऑस्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया गया और ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कैवूर के भाषण का समर्थन किया और ऑस्ट्रिया की उपस्थिति में ही यूरोप के राजनीतिज्ञों ने इटली के प्रश्न पर विचार किया। कैवूर ने इटली के प्रति ऑस्ट्रिया की नीति की कठोर आलोचना करते हुए यूरोप के राजनीति को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया और अपनी कूटनीति से उसने न केवल इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त की, बल्कि सम्मेलन में आए सभी अन्य राष्ट्रों का ध्यान जो है इटली की समस्या की ओर आकर्षित कर दिया उसने। कैवूर ने इटली के प्रश्न को एक यूरोपीय प्रश्न बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से नवीन इटली का अभ्युत्थान हुआ। पेरिस सम्मेलन में कैवूर की महान विजय थी, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण इटली में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और पेरिस सम्मेलन में कैवूर के भाषणों से ऑस्ट्रिया को गहरा आघात लगा। फलस्वरूप उसने इटली के प्रति समझौतावादी नीति अपनाई। लोम्बार्डी और वेनेशिया ने अपने शासन की कठोरता में कमी कर दी और निर्वासित क्रांतिकारियों की संपत्ति को जब्त करने के आदेश वापस ले लिए। सम्राट ने अपने भाई मैक्सिमिलियन को, जो उदारवादी था, लोम्बार्डी और वेनेशिया का गवर्नर बना दिया, किंतु इससे इटली के देशभक्तों का विरोध अब भी कम नहीं हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रिया अपनी इटली संबंधी नीति में सुधार कर, बल्कि वे चाहते थे कि ऑस्ट्रिया इटली से बिल्कुल ही बाहर निकल जाए। उसके बाद प्लोम्बियर्स का समझौता हुआ। कैवूर इस तथ्य से भी भलीभांति परिचित था कि इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के प्रति अवश्य है, किंतु वह इटली को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई सक्रिय सहायता देने के लिए तैयार नहीं था। यह कैवूर अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि इंग्लैंड वियना कांग्रेस की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। अतः कैवूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। उसे नेपोलियन से सहायता प्राप्त होने की आशा भी थी, क्योंकि नेपोलियन की नसों में इटालियन परिवार का रक्त बह रहा था। वह इटली के विद्रोह में सक्रिय भाग ले चुका था और वह वियना व्यवस्था के भी विरुद्ध था।
जून 1858 में नेपोलियन तृतीय ये सार्डिनिया की सीमा के निकट स्थित लोम्बियर्स में छुट्टियां व्यतीत करने के लिए ठहरा हुआ था। केवूर बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के लोम्बियर्स में पहुंच गया और 21 जुलाई 1858 को केवूर ने उसके साथ गुप्त मंत्रणा की, गुप्त बातचीत की, जिसके फलस्वरूप फ्रांस और सार्डिनिया के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। अब गुप्त समझौते में जो है कौन कौन सी बातें तय की गई, जिसमें पहली बात यह थी कि नेपोलियन ने वचन दिया कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने पर फ्रांस सार्डिनिया को सैनिक सहायता देगा और इस सैनिक सहायता के बदले में सार्डिनिया फ्रांस को सेवाई और निस उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात, ऑस्ट्रिया को निकाल देने के बाद लोम्बार्डी, वेनेशिया, कुछ अन्य भाग सार्डिनिया के राज्य में मिला लिए जाएंगे। अम्ब्रिया और टस्कनी को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाएगा। नेपोलियन के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट को वहाँ का शासक बनाया जाएगा और नेपिल्स और सिसिली के राज्य, पोप के राज्य को पूर्वोत्तर रखा जाएगा। इस प्रकार इटली को जो है 4 राज्यों में विभाजित कर और संघ बनाने की योजना बनाई गई। और तीसरा उद्देश्य था कि विक्टर एमुनल की पुत्री का विवाह जेरोम बोनापार्ट के साथ होना सुनिश्चित हुआ। यद्यपि केवूर ने यह चाहता था कि इटली के 4 टुकड़े हो जाएं, किंतु ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस की सहायता को आवश्यक समझते हुए उसने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया था। नेपोलियन भी इटली की स्वाधीनता तो चाहता था, किंतु वह इटली का एकीकरण नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। विक्टर एमोनल अपनी पुत्री का विवाह जेरोम बोनापार्ट से करना नहीं चाहता था, किंतु केवूर के समझौते पर वह तैयार हुआ था विवाह करवाने के लिए। उसके बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया से युद्ध प्लोम्बियर्स में तय किया गया कि ऑस्ट्रिया को भड़काकर इस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया जाए कि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे और सार्डिनिया आत्मरक्षा के लिए लड़ने वाला प्रतीत हो। ऐसा लगे कि सार्डिनिया जो है आत्मरक्षा कर रहा है। केवूर ने प्लोम्बियर से लौटते ही युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। पिडमांट के समाचार पत्रों में ऑस्ट्रिया की कटु आलोचना की जाने लगी। इधर केवूर ने इटली स्थित ऑस्ट्रिया के मम्स और फर्रार में विद्रोह करवा दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध अवसंभावी हो गया। अतः ब्रिटेन ने सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच समझौता कराने के लिए यूरोपीय कांग्रेस आमंत्रित करने का सुझाव दिया। ऑस्ट्रिया ने इस प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार किया कि कांग्रेस अधिवेशन से पहले सार्डिनिया का निशस्त्रीकरण हो जाना चाहिए। सार्डिनिया का कहना था कि पहले ऑस्ट्रिया की सेना अपनी सीमा में चली जाए। अतः ब्रिटेन का प्रस्ताव असफल रहा और 23 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया को अल्टीमेटम भेज दिया कि 3 दिन के भीतर निशस्त्रीकरण कर दे, अन्यथा उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जाएगा। इससे केवूर खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि वह चाहता था कि युद्ध हो और ऑस्ट्रिया ने आक्रामक नीति अपनाई, जबकि सार्डिनिया अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। केवूर ने ऑस्ट्रिया के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया और 29 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में विक्टर एमुनल ने स्वयं अपनी सेना की कमान संभाली और 3 मई को नेपोलियन तृतीय ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना ने 4 जून को मेजेंटा में, 24 जून को साल्फोरिनो में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित किया। लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का अधिकार हो गया और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब वेनेशिया पर भी जो है इटली का अधिकार हो जाएगा। इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त हो गया, किंतु नेपोलियन तृतीय ने सार्डिनिया के बिना पूछे युद्ध बंद कर दिया, बंद करने का निश्चय कर लिया बिना पूछे। उसके बाद विला फ्रेंका की संधि हुई। ऑस्ट्रिया की पराजय से इटली के सभी राज्यों की जनता सार्डिनिया से संबंध होने के लिए उत्तेजित हो उठी और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इटली के उदय होने का लक्षण दिखाई देने लगा।
इससे नेपोलियन चौकन्ना हो गया और वह नहीं चाहता था कि फ्रांस की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो जिससे फ्रांस को खतरा पैदा हो जाए। इधर नेपोलियन को युद्ध में काफ़ी हानि उठानी पड़ी। यदि वह युद्ध कुछ समय चलता तो उसे अधिक हानि उठानी पड़ती। दूसरी ओर उसे प्रशा के आक्रमण का भी भय था क्योंकि प्रशा की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। इसके अतिरिक्त फ्रांस के रोमन कैथोलिक युद्ध जारी रखने के लिए पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखने में पोप की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। इन सभी कारणों से जो है नेपोलियन तृतीय ने 11 जुलाई 1859 को विल्फ्रेंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ से भेंट कर युद्ध विराम की शर्तें तय कर ली। युद्ध विराम की शर्तें तय की गई। इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी का प्रांत फ्रांस को हस्तांतरित कर दिया गया। फ्रांस ने उसे सार्डिनिया को दे दिया गया और वेनिशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार पूर्वतः बना रहा। परमा, मेडोना, टस्कनी में वहाँ के शासक पुनः गद्दियाँ वापस कर दी गई और विल्फ्रेंका की संधि के समाचार में इटली वासियों को गहरा आघात लगा। इटली के देशभक्तों ने नेपोलियन की घोर निंदा की। उनका कहना था कि विजय के अंतिम क्षणों में अपने मित्र सार्डिनिया को बिना पूछे ही युद्ध के बीच में रोक देना ये विश्वासघात था। केवूर तो इससे आग बबूला उठा। उसने विक्टर एमोनल को सलाह दी कि वह इस संधि को अस्वीकार करते हुए अकेले ही ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखे, किंतु विक्टर एमोनल आवेश में शीघ्र ही कोई निर्णय करना नहीं चाहता था। अतः उसने केवूर की सलाह को मानने से इनकार कर दिया और क्रोधित होकर के केवूर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यद्यपि विक्टर एमोनल को भी नेपोलियन की नीति से उतनी ही निराशा हुई थी जितनी केवूर को, किंतु अकेले सार्डिनिया के लिए शक्तिशाली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखना व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं था। इसके अलावा उसने ये भी देखा कि लोम्बार्डी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो जाने से वियना व्यवस्था भंग होने की आरंभ हो गई, जबकि यूरोपीय शक्तियों ने लोम्बार्डी पर इटली के अधिकार को मान्यता दे दी थी और इस प्रकार वेनिशिया पर भी इटली का नैतिक अधिकार स्वीकार कर लिया गया। और परिस्थितियों को देखते हुए विक्टर एमोनल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर के 10 नवंबर 1859 को यह ज्यूरिख की संधि की उस पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप यह विल्फ्रेंका की संधि की पुष्टि की गई और नेपोलियन तृतीय ने यह प्लोम्बियार्स के समझौते की शर्तों का पालन पर जोर नहीं दिया, केवल युद्ध का खर्चा लेकर ही संतोष कर लिया उसने। अब लोम्बार्डी पर सार्डिनिया का विधिवत अधिकार हो गया और इस प्रकार इटली के एकीकरण का प्रथम चरण वो पूरा नहीं हुआ। प्रथम चरण इसी प्रकार से जो है ये पहला चरण इटली के एकीकरण में। उसके बाद अगला चरण इटली के एकीकरण में और अगले चरण में मध्य इटली में एकीकरण की लहर प्रारंभ हुई। मध्य इटली में एकीकरण की लहर, ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।